आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH41 रोमियो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ वरना आर्यन मेरी क्लास लगा देगा। ऋषभ ने ये कहा और वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसने एक नजर पाखी को देखा जो अपनी नजर झुकाए वहां पर खड़ी थी, जिसे देख ऋषभ ने उसकी तरफ एक स्माइल पास की, फिर वहां से चला गया। अब आगे। ऋषभ के जाने के बाद माही विधि घूर कर पाखी की तरफ देखने लगी, जो कभी भी दरवाजे की तरफ ही देखकर किसी सोच में गुम थी। दरवाजे की तरफ देखना बंद करो, वो गया। माही की आवाज सुन पाखी के अपनी सेंस में आई। मैं उसको नहीं देख रही थी। मैं तो वह पाखी में थोड़ा हक लाते हुए कहा। हाँ तुम तो क्या? विधि ने पाखी को छेड़ते हुए पूछा। वो कुछ नहीं, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और चलो देखते हैं जीजू ने हमारे लिए कैसी ड्रेस भेजी है, पाखी ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो तीनों तैयार होने के लिए चली गई। उधर दूसरी तरफ ऋषभ भी वापस आर्यन के विला आ गया था। उसके कानों में तो अभी भी प्यार भरे गाने बज रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार पाखी के साथ हुआ सीन आ रहा था। वह सीटी बजाते हुए विला के अंदर आया। हॉल में ही उसे देव और अभी बैठे हुए मिल गए। क्या बात है, लगता है आज ऋषभ बाबू बहुत खुश हैं, अभी ने ऋषभ को देखकर पूछा। हाँ भाई के बेस्टी, हमें भी बताओ क्या बात है, देव ने कहा। आज हमें वापस से हमारी महबूबा के दीदार हुए, ऋषभ ने अपने शायराना अंदाज में सोफे पर बैठे हुए कहा। अरे हमारे रोमियो, वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ तुमने भाई का काम किया कि नहीं, वरना आज तो भाई तुम्हारी सारी की सारी रोमियो गिरी निकाल देंगे, देव ने मुंह बनाकर कहा। हाँ वह भी हो गया, मैंने तो अपने सारे काम कर दिए हैं, तुम लोगों ने अपने काम किए कि नहीं वह बताओ, ऋषभ ने मुंह बनाकर पूछा। हाँ हमने भी सारी तैयारियां कर ली है और भाई भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, देव ने कहा। और मानव भी थोड़ी देर में भाभी को पिक करने के लिए चला जाएगा। चलो अब हम सब भी तैयार होने के लिए चले जाते हैं, अभी ने कहा। उसके बाद वह सब वहां से अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले गए। माही के तैयार होने के बाद पाखी ने कहा, यार माही तू इतनी सुंदर लग रही है, मन तो कर रहा है तुझसे अभी के अभी मैं शादी कर लूं। ऐसा कुछ सोचना भी मत भूलो, मत, आर्यन सिन्हा रजावत की होने वाली दुल्हन है ये, विधि ने हंसते हुए कहा। सही कहा, आज तो आर्यन जीजू का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा माही को देखकर, पाखी ने माही को छेड़ते हुए कहा। तुम दोनों भी ना कभी भी शुरू हो जाती हो, माही ने शर्माते हुए कहा। उसके बाद पाखी ने उससे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, माही क्या तुमने आर्यन को अपने बारे में सब बता दिया? तुमने उसको अपनी पहचान के बारे में बता दिया क्या? माही ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं अभी नहीं, मैंने सोचा है मैं इसके बारे में आर्यन को बाद में बताओ, सही समय आएगा तब मैं खुद ही उसको अपने बारे में बता दूंगी सब कुछ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम ध्यान रखना, विधि ने कहा। माही ने कहा। हमें पिक करने के लिए कोई आता ही होगा, हमें अब नीचे चलना चाहिए, माही ने कहा। थोड़ी देर बाद ही राधा निवास के बाहर एक कार आकर रुकी, उसमें से मानव बाहर आया। कार की आवाज सुन पाखी, माही और विधि भी घर से बाहर आ गई। आइए भाभी बैठिए, भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और कार का दरवाजा खोल दिया। माही ने भी मानव की तरफ मुस्कुराकर देखा और कार में बैठ गई। विधि पाखी के बैठने के बाद मानव ने कार स्टार्ट कर दी और वो लोग वहां से निकल गए। कार में माही बहुत नर्वस हो रही थी, उसे आज के दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। CH42 शादी संपन्न हुई। विधि पाखी के बैठने के बाद मानव ने कार स्टार्ट कर दी और वो लोग वहां से निकल गए। कार में माही बहुत नर्वस हो रही थी, उसे आज के दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कार शहर से बाहर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आकर रुकी। आसपास पहाड़ और हरियाली ही थी। वहां का नजारा बहुत ही सुंदर था।
कार से उतरने के बाद पाखी ने आसपास देखा और कहा, वाह यार, जीजू ने कितनी अच्छी जगह चुनी है। हाँ, सही कहा तुमने, विधि ने कहा। माही भी तब तक कार से बाहर निकल चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। थैंक यू महादेव, मेरी जिंदगी में आर्यन को भेजने के लिए। उनको मेरे बारे में हर एक चीज पता है, मेरी पसंद से लेकर मेरी नापसंद तक, सब कुछ। इसलिए ही तो आज के दिन के लिए भी उन्होंने ये जगह चुनी है, माही ने अपने मन में ही कहा और मुस्कुराने लगी। आइए भाभी, सब लोग यहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके हैं, बस हमारा ही इंतजार कर रही हैं, मानव ने कहा। हम, माही ने कहा और अपने लहंगे को संभालते हुए आगे चलने लगी। थोड़ी दूरी पर ही उन्हें एक छोटा सा फार्म हाउस दिखा, जिसमें एक बहुत बड़ा गार्डन था। उस फार्म हाउस को फूलों से सजाया गया था। वहां की डेकोरेशन और आसपास का व्यू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग स्वर्ग में हो। गार्डन में ही मंडप बनाया गया था, उसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। वाह माही, जीजू ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे और सुंदर अरेंजमेंट किए हैं, पाखी ने खुशी से कहा। वह सभी फार्म हाउस के अंदर आ गए। भाभी, आप अंदर रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, पंडित जी ने बोला है शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, मानव ने कहा। ठीक है, माही ने मुस्कुराते हुए कहा और पाखी विधि के साथ रूम के अंदर चली गई। मानव भी सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक रूम में चला गया। रूम में आर्यन, ऋषभ, देव, अभि और विराज बैठे हुए थे। भाई, भाभी आ गई है, वो नीचे रूम में है और पंडित जी आपको बुला रहे हैं, मानव ने रूम में आते हुए कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, आर्यन ने कहा और नीचे जाने लगा। उसके साथ बाकी सब भी आने लगे। तभी अभि के फोन पर एक कॉल आया तो वहीं पर रुककर कॉल अटेंड करने लगा। आर्यन जाकर मंडप में बैठ गया। पंडित जी ने भी मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अभी जब कॉल अटेंड करके वापस आ रहा था तो वो सामने से आती हुई विधि से टकरा गया। जैसे ही विधि गिरने वाली थी, अभि ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह तो बस अब विधि को ही देखे जा रहा था। नेवी ब्लू कलर के ऑफ शोल्डर लहंगे में वो गजब की सुंदर लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ली कर रखा था और माथे पर एक मांग टीका और कानों में लंबे लंबे झुमके, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। अभी तो विधि की खूबसूरती में खो सा गया था। वाह, कितनी सुंदर है ये, अभि ने अपने मन में ही कहा। ओह हेलो मिस्टर, मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या खड़ा भी करने का इरादा है मुझे, विधि ने चिढ़ते हुए कहा। विधि की बात सुन अभि अपनी सोच से बाहर आया और विधि को ठीक से खड़ा किया। आंखें हैं या बटन जो सामने से आता हुआ इंसान भी दिखाई नहीं देता है तुमको, विधि ने अभि से कहा। है तो आंखें ही, पर इतनी खूबसूरत लड़की को सामने से आता देख यह भी खराब हो गई जान, अभि ने फ्लर्ट करते हुए कहा। ये जान किसे बोल रहे हो तुम, आजकल के लड़के भी लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट करना चालू, विधि ने गुस्से में कहा। क्या हुआ बेबी, तुमको गुस्सा आ रहा है? गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा सुंदर दिखती हो, अभि ने विधि को आंख मारते हुए कहा। पागल आदमी, मैं कोई जान वान नहीं हूँ तुम्हारी, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, विधि ने गुस्से में कहा। जान तो तुम मेरी पहले से ही ले चुकी हो अपनी इन अदाओं से, अभि ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पागल खाने जाओ, तुम्हें इलाज की जरूरत है, विधि ने ये कहा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आज फाइनली मुझे मेरी सोलमेट मिल ही गई, अभि ने अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो बाहर गार्डन में चला गया। विधि गुस्से में रूम में आई। उसे गुस्से में देख माही ने पूछा, क्या हुआ, आज हमारी शांत रहने वाली विधि ज्वालामुखी कैसे बनी घूम रही है? पूछो ही मत, तुम यहाँ पर एक आदमी पागल खाने से भागकर आ गया है, विधि ने गुस्से में ही कहा। क्या पागल खाने से क्या बोल रही हो, साफ साफ बोलो ना, पाखी ने कंफ्यूजन में पूछा। छोड़ो ये सब, वो पंडित जी ने माही को बुलाया है, हमें बाहर चलना चाहिए, विधि ने कहा। उसके बाद वह दोनों माही को लेकर बाहर गार्डन में आ गई। मंडप में आर्यन, जो कब से बैठा माही का ही इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसे माही आती हुई दिखी तो वह बस माही में ही खो सा गया।
लाल रंग के दुल्हन के लहंगे में काजल से सनी हुई शर्म से झुकी हुई आंखें, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और एक प्यारी सी मुस्कुराहट, पिंक कलर की ज्वेलरी, कंगनों से भरी हुई कलाई और लंबी लंबी कलीरें। आज माही हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आर्यन तो माही से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तिया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। चांद के साए में ऐ मेरे साकिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। माही भी अपनी नजरों को उठाकर आर्यन की तरफ देख रही थी, जिसने माही के लहंगे में ही मैचिंग गोल्डन कलर की ही शेरवानी पहन रखी थी। सिर पर लाल रंग का राजाओं जैसा सहेरा। आर्यन भी माही से कम नहीं लग रहा था। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। लड़कियां ऐसा ही दूल्हा अपने लिए भगवान से मांगती है। पाखी और विधि ने अच्छे से माही को आर्यन के पास बैठा दिया। वही कोई था जो कब से पाखी को अपनी प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। ये बात पाखी ने भी नोटिस कर ली थी। वह कोई और नहीं, हमारे ऋषभ बाबू ही थे। पाखी ने आज ग्रे और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन के लहंगे के साथ पिंक कलर की ज्वेलरी और बालों का एक बन बना रखा था। बालों की कुछ लेटे उसके चेहरे को छू रही थी। वह किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। पर हमारे ऋषभ बाबू भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। शायद आज किस्मत ही थी जो ऋषभ ने भी आज ग्रे कलर की शेरवानी पहन रखी थी। वह भी एकदम किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। इसलिए ही तो हमारी पाखी चोरी छुपे उसे देख रही थी। वहीं हमारे अभी कब से विधि को आंख मार रहे थे और विधि उसको घूर कर देख रही थी। वहीं मंडप पर पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगे। जब पंडित जी ने कन्यादान के लिए किसी को बुलाया तो माही की आंखों में नमी आ गई, जिसे आर्यन ने भी देख ली। उसने माही के हाथ को पकड़ लिया और माही ने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन ने अपनी पलकें झपका दी। मैं करूंगी कन्यादान आफ्टर माही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी करूंगा कन्यादान, एक भाई की हैसियत से ऋषभ ने कहा। उनकी बातें सुन माही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पाखी और ऋषभ ने माही का कन्यादान किया। उसके बाद पंडित जी ने फेरों के लिए दूल्हे दुल्हन को खड़ा किया। माही और आर्यन फेरे लेने लगे और पंडित जी मंत्र गाने लगे। 1 तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर मया सहैव प्रियवय कुर्या, वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रवीति वाक्य प्रथम कुमारी। 2 पूज्यो यथा स्व पित्रो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या, वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम्। 3 जीवन अवस्थात्रये पालना कुर्यात्, वामांगन्यामिद्दा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचन तृतीय। 4 कुटुम्ब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या, वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। 5 स्वसद्य कार्ये व्यहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रयेथा, वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रूते वच। पंचमत्र कन्या। 6 न मेप्मान्म सविधे सखीना द्यूत न वा दूर्व्यसनम भंजश्वेत, वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। 7 परस्त्रिय मातुस्मा समीक्ष स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या, वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रूते वच। सप्तमत्र कन्या। फेरों के बाद आर्यन ने माही की मांग भरी, जिससे थोड़ा सिंदूर माही की नाक पर भी लग गया। जब आर्यन उसे साफ करने के लिए जा रहा था तब पंडित जी ने कहा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। दुल्हन के नाक पर सिंदूर लगना पति के प्यार की निशानी होती है। इसका मतलब ये कन्या बहुत सौभाग्यशाली है। पंडित जी की बात सुन आर्यन और माही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उसके बाद आर्यन ने माही के गले में मंगलसूत्र पहनाया। शादी संपन्न हुई। पंडित जी ने कहा, CH 43 गृह प्रवेश। तब पंडित जी ने कहा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। दुल्हन के नाक पर सिंदूर लगना पति के प्यार की निशानी होती है। इसका मतलब ये कन्या बहुत सौभाग्यशाली है। पंडित जी की बात सुन आर्यन
और माही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उसके बाद आर्यन ने माही के गले में मंगलसूत्र पहनाया। शादी संपन्न हुई। पंडित जी ने कहा, अब आगे। फाइनली शादी हो ही गई। अब मुझे भी मेरी भाभी मिल गई, देव ने खुशी से उछलते हुए कहा। माही ने कंफ्यूज होते हुए देव की तरफ देखा। देव ने जब माही को कंफ्यूज देखा तो उसने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मैं हूँ आपके पति का छोटा भाई और आपका प्यारा सा देवर। माही देव की तरफ देख मुस्कुरा दी और उसे हेलो कहा। आइए भाभी, मैं आपको यहाँ सबसे मिलवाता हूँ। ये है ऋषभ, मेहरा भाई के बचपन का दोस्त, और इनसे तो आप पहले भी मिल चुकी होंगी। ये है अभी मेरा दोस्त, ये मुझसे हर वक्त किसी बेताल की तरह चिपका हुआ ही रहता है, देव ने मुंह बनाकर कहा। माही को देव बहुत ही अच्छा और क्यूट लगा। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरे इस खड़ूस भाई से प्यार कैसे हो गया? देव ने धीरे से माही से पूछा, पर आर्यन ने देव की बात सुन ली। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, आजकल कुछ करना होगा इसका, आर्यन नहीं देव को घूरते हुए कहा। इस पर देव ने अपने दांत दिखा दिए और माही के पीछे छुपते हुए कहा, देखिए ना भाभी भाई, मुझे हमेशा ऐसे ही डराते रहते हैं। अच्छा हुआ अब आप आ गई इस जल्लाद से मुझे बचाने के लिए। देव की बात सुन माही हंस दी। वैसे माही का तो पता नहीं, पर जीजू को बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि हम तो इतने सालों से इसे झेल रहे हैं। अब आगे पूरी जिंदगी जीजू को ही इसे झेलना है, पाखी ने माही का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ जीजू, अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा, ये अभी भी एक बच्ची ही है, विधि ने कहा। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी, माही ने पाखी और विधि को घूरते हुए कहा। चलो अब हमें चलना चाहिए, थोड़ी देर इस न्यू मैरिड कपल को भी साथ में टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, ऋषभ ने आर्यन को आंख मारते हुए कहा। उसके बाद वह सब लोग कार में वहां से निकल गए। आर्यन माही एक कार में थे और उनकी कार सबसे पीछे चल रही थी। आर्यन ने ड्राइवर से कार का पार्टीशन ऑन करने के लिए कहा और माही को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। माही की नजरें भी शर्म से झुकी हुई थी। मिसेज आर्यन सिन्हा रजावत, आपका ऐसे शर्माना मुझे आपकी तरफ और खींचता है, आर्यन ने कहा। आर्यन के मुंह से मिसेज आर्यन सिन्हा रजावत सुन माही को बहुत अच्छा लगा। वह आर्यन की आंखों में देखने लगी। उसने आर्यन को अपने गले लगा लिया। माही को आर्यन की बाहों में सुकून मिल रहा था। माही की इस हरकत पर आर्यन हल्के से मुस्कुरा दिया। आर्यन ने माही के चेहरे को अपने हाथ में लिया और कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तो तुमसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा। ये कहकर आर्यन माही के होठों पर किस करने लगा। माही भी आज आर्यन के किस का जवाब दे रही थी। दोनों ही इस किस के जरिए एक दूसरे के प्रति प्यार को बता रहे थे। आर्यन साथ में माही की कमर को भी सहला रहा था। माही ने अपने दोनों हाथ आर्यन की गले में डाल रखे थे। करीब 15 मिनट की प्यार भरी किस के बाद आर्यन ने माही को छोड़ा। तब तक वह लोग आर्यन के विला पहुंच चुके थे। आर्यन ने ठीक से माही को सीट पर बैठाया और कार से बाहर निकल माही को कार से निकलने में मदद की। जब वो लोग घर के अंदर जाने लगे तब पाखी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और उन दोनों का गृह प्रवेश करवाया। गृह प्रवेश की रस्मों के बाद वह दोनों घर के अंदर आ गए। जब पाखी किचन में पूजा की थाल रखने गई तब ऋषभ भी उसके पीछे किचन में आ गया। जब पाखी थाल रख पीछे घूमी तो ऋषभ ठीक उसके पीछे खड़ा था। ऋषभ को अचानक देख पाखी हड़बड़ा गई। आप यहाँ, पाखी ने अटकते हुए कहा। ऋषभ ने पाखी को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके कान के पास जाकर कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमें मारने का इरादा है क्या? ऋषभ को अपने इतने करीब महसूस कर पाखी की दिल की धड़कन तेजी से चलने लगी। ऋषभ की बात सुन पाखी के गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। ऋषभ ने पाखी के गाल पर किस किया। बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए, पाखी ने धीरे से कहा। ऋषभ ने ये कहा और किचन से बाहर चला गया। पाखी भी थोड़ी देर बाद किचन से बाहर आ गई। ठीक है, अब हम सबको चलना चाहिए, हम लोग क्यों और इनके बीच में कबाब की हड्डी बने, अभी ने आर्यन को छेड़ते हुए। हाँ, तुम सबको अब जाना चाहिए,
और हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। आर्यन ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन की बात सुन सब लोग शॉक हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आर्यन ऐसी बात भी कह सकता है। माही भी हैरानी से आर्यन की तरफ देखने लगी, उसे नहीं लगा था आर्यन सबके सामने ऐसी बात कह देगा। वाह भाई, आपने भाभी के आने के बाद हम सबको भुला दिया, अच्छा सिला दिया आपने हम सबके प्यार का। देव ने नौटंकी करते हुए कहा। चलो देव, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, अब हमें इनको अकेला छोड़ देना चाहिए, ऋषभ ने कहा और बाकी सबके साथ आर्यन की विला से निकल गया। CH44 फर्स्ट नाइट। चलो देव, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, अब हमें इनको अकेला छोड़ देना चाहिए, ऋषभ ने कहा और बाकी सबके साथ आर्यन की विला से निकल गया। उन सबके जाने के बाद आर्यन माही के पास आया और उससे अचानक से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माही ने आर्यन को कसकर पकड़ लिया। चलो वाइफी, तुमको मैं हमारा रूम दिखाता हूँ, आर्यन ने माही की आंखों में देखते हुए कहा। माही भी आर्यन को ही देख रही थी। आर्यन माही को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाने लगा। उसने माही को बहुत संभल कर पकड़ रखा था। पकड़े भी क्यों ना, आखिर माही उसकी जान जो थी। जब आर्यन ने रूम का दरवाजा खोला तो रूम को देख माही ने अपनी नजरें झुका ली। पूरे रूम को उनकी फर्स्ट नाइट के लिए रेड रोजेस से डेकोरेट किया गया था। ये सब जरूर अभी और देव ने किया होगा, आर्यन ने कहा। माही ने बस इतना ही कहा। मैं चेंज करके आता हूँ, ये कहकर आर्यन वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। आर्यन के बाथरूम में जाने के बाद माही ने भी अपनी ज्वेलरी निकाली और जो थोड़ा बहुत उसने मेकअप कर रखा था उसे भी निकाल दिया। फिर उसने अपने दुपट्टे को अपने कंधे के चारों तरफ से लपेट लिया और रूम में बनी बालकनी में चली गई। आसमान में आज पूरा चांद था, जिसकी वजह से बाहर बहुत रोशनी थी। आर्यन के विला में बहुत ही सुंदर गार्डन था, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल भी लगे हुए थे। जब माही आर्यन के साथ विला में आ रही थी, तब उसने किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब उसे गार्डन में जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। वह रूम से निकल नीचे गार्डन में चली गई। आर्यन जब बाथरूम से बाहर आया तो उसे माही कहीं नहीं दिखी। उसने बालकनी में जाकर देखा पर माही वहां पर भी नहीं थी। जब वो वापस रूम में आ रहा था तो उसने देखा माही नीचे गार्डन में थी। आर्यन बाथरोब पहनकर ही नीचे गार्डन में चला गया। माही गार्डन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। आर्यन ने पीछे से माही को हग कर लिया। आर्यन के अचानक हग करने से पहले तो माही बहुत घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसे आर्यन की जानी पहचानी खुशबू आई है, वह रिलैक्स हो गई। वाइफी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आर्यन ने माही से पूछा। वह मैं यहाँ पर गार्डन को देखने आई थी, माही ने कहा। ये कहकर आर्यन ने माही के दुपट्टे को उसके कंधे से हटाया, माही के नेक पर किस करने लगा। आर्यन के अचानक ऐसा करने से माही सिहर उठी। उसने कोई मूवमेंट नहीं की। आर्यन अचानक से रुक गया और कहा, सॉरी, मैं जब तक ऐसा कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो। यह कहकर जैसे ही आर्यन माही के पेट से अपने हाथ वापस पीछे लेने लगा, माही ने उसके हाथ पकड़ लिए, जैसे वह आर्यन का अपनी मंजूरी दे रही हो। आर्यन माही के सामने आया तो माही ने अपनी नजरें झुका ली। आर्यन ने माही के चेहरे को ऊपर उठाया और माही के होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। वह माही के लोअर लिप को सक कर रहा था। 15 मिनट की किस के बाद आर्यन ने माही के होठों को छोड़ दिया और माही के दुपट्टे को उसके शरीर से अलग कर माही के कंधे पर किस करने लगा। माही भी इस पल को एंजॉय कर रही थी। आर्यन ने माही को किस करना बंद किया और उसे अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर ले जाने लगा। रूम में पहुंचने के बाद आर्यन ने माही को अपनी गोद से नीचे उतारा और फिर से माही को किस करने लगा। उसने फिर माही को पीछे घुमा दिया और माही की पीठ पर किस करते करते अपने दांतों से माही के ब्लाउज की डोरियों को खोलने लगा। माही का पूरा ब्लाउज उसकी डोरियों पर ही टिका हुआ था। जैसे ही आर्यन ने ब्लाउज की सारी डोरियों को खोल दिया, माही का ब्लाउज एकदम से ढीला हो गया। माही की नंगी पीठ आर्यन की सामने थी। उसने माही के खुले हुए लंबे बालों को आगे किया और माही की पीठ पर किस करने लगा।
आर्यन के हर एक टच से माही के शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। माही ने पीछे मुड़कर आर्यन को हग कर लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और माही की पीठ को सहलाने लगा। जब माही आर्यन से थोड़ी दूर हुई तो आर्यन ने फिर से माही को किस करना स्टार्ट कर दिया ताकि माही थोड़ा और कंफर्टेबल हो सके। साथ ही आर्यन ने माही के लहंगे की डोरी को खींच दिया, जिससे माही का लहंगा भी नीचे गिर गया। आर्यन से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने माही के ब्लाउज को भी उसके शरीर से अलग कर दिया। माही को अब बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने हाथों से अपनी खुली चेस्ट को छुपाने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने माही को अपनी गोद में उठाया और बड़े आराम से उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम तैयार हो ना? आर्यन ने बड़े ही प्यार से माही से पूछा। माही तो आर्यन के दिल में खुद के लिए इतना प्यार देख हैरान थी। यहाँ तक आने के बाद भी आर्यन कैसे वापस से एक बार फिर उसकी मंजूरी ले रहा है। आर्यन के सवाल पर माही ने बस अपनी पलकों को 2 बार झपका दिया। उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आर्यन माही की मंजूरी पाकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने बाथरोब को खोलकर सोफे पर फेंक दिया। उसने माही के दोनों आंखों को चूमा, फिर नाक को, और फिर उसके होठों पर डीप किस करने लगा। उसके बाद आर्यन नीचे की तरफ आने लगा। उसने माही के कॉलर बोन पर बाइट कर लिया, जिससे माही के मुंह से एक दर्द भरी आहें निकल गई, जो आर्यन को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। आर्यन माही के चेस्ट पर किस करने लगा। माही के हाथ भी आर्यन के बालों में चलने लगे। आर्यन माही की चेस्ट को अपने हाथों से दबा रहा था, जिससे माही के मुंह से कामुक आवाजें निकलने लगी, जो आर्यन को भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। आर्यन ऐसे ही माही के पूरे शरीर पर किस और वाइट करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को माही के शरीर में एंटर कर दिया, जिससे माही के मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। ये देख आर्यन माही को किस करने लगा। फिर ऐसे ही वह दोनों दुनिया से अलग एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए और करीब 4 घंटे बाद में चैन से एक दूसरे की बाहों में सो गए। CH 45 रमेश मिश्रा। वह दोनों दुनिया से अलग एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए और करीब 4 घंटे बाद में चैन से एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणों से माही की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो वह आर्यन के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। आर्यन का एक हाथ माही ही कमर पर था। इस वक्त आर्यन का चेहरा माही के बहुत करीब था। आर्यन के बाल बिखरे हुए थे और उसके फोरहेड पर आ रहे थे, जो उसे इस वक्त बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम बना रहे थे। माही बहुत प्यार से आर्यन की तरफ देख रही थी। उसे कल रात की यादें याद आने लगी। उसने आर्यन की माथे पर प्यार से एक किस किया और बहुत ध्यान से आर्यन का हाथ अपनी कमर पर से हटाया ताकि आर्यन की नींद ना खुल जाए। जब माही बेड पर से उठी तो उसे अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो बाथरूम के अंदर चली गई। नहाने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। माही वॉशरूम से बाहर आकर तैयार होने लगी। आर्यन अभी भी आराम से सो रहा था। माही ने ऑरेंज कलर की सिंपल सी पर बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी। माथे पर बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके, हाथों में ऑरेंज कलर की चूड़ियां। माही के बाल अभी भी गीले थे, उनमें से पानी टपक रहा था। माही ने आर्यन की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। वह आर्यन के करीब गई और अपने बालों को आगे कर आर्यन के चेहरे के ऊपर कर दिया। उसके बालों में से पानी की बूंदें आर्यन के चेहरे पर गिरने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने माही उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। माही अभी नहाकर आई थी, इसलिए उसकी स्क्रीन चमक रही थी। ऊपर से माही उस साड़ी में बहुत ही हॉट लग रही थी। आर्यन ने अचानक से माही को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधे आर्यन के ऊपर जा गिरी। आर्यन ने माही को कमर से पकड़ लिया और उसके बालों को कान के पीछे कर बोला, वाइफी, तुमको तो सुबह सुबह आज बहुत शरारत सूझ रही है। हाँ मिस्टर रजावत, कल रात आपने भी तो मुझे बहुत परेशान किया था ना? माही ने मुस्कुराते हुए कहा।
ओ मतलब वाइफी मुझसे कल रात का बदला ले रही है, पर मैं तो तुमको पूरी जिंदगी ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। आर्यन ने माही को आंख मारते हुए कहा। अच्छा अब ये सब छोड़िए और उठ जाइए और हमें भी छोड़ दिए। माही ने शर्माते हुए आर्यन की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। इतनी भी क्या जल्दी है वाइफी, एक तो तुम सुबह सुबह इतनी हॉट बनकर घूम रही हो और अभी तो तुमने मुझे गुड मॉर्निंग किस भी नहीं दी है। आर्यन ने बड़े ही सेडक्टिव वॉइस में कहा और प्यार से माही के होठों पर किस करने लगा। माही भी आर्यन की प्यार भरी किस में साथ देने लगी। 10 मिनट के बाद आर्यन ने माही के होठों को छोड़ दिया। चलो अब आप उठ जाइए और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाइए, माही ने कहा। आर्यन ने माही को छोड़ दिया, फिर उठकर बाथरूम के अंदर चला गया। माही भी अपने बाल सुखाने लगी। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया मंगलसूत्र पहना, जो आर्यन ने कल उसे पहनाया था। वह देखने में एक पेंडेंट जैसा लग रहा था। अगर कोई से गौर से देखे तभी वह देख सकता था कि उस पेंडेंट में एम लिखा हुआ था। तभी माही का फोन रिंग करने लगा। माही ने देखा तो पाखी कॉल कर रही थी। माही ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से पाखी की आवाज आई, हेलो मेरी जान कैसी है? मुझे क्या होगा, कल ही तो तुम मुझसे मिली थी, माही ने कहा। हाँ मुझे भी पता है, कल हम मिले थे पर कल रात को तुम्हारी और जीजू की फर्स्ट नाइट थी। मैंने तो इसलिए पूछा, पाखी ने शरारती अंदाज में पूछा। तुम भी पाखी रुक जाओ, जल्दी ही तुम्हारा टाइम आएगा, तब मैं तुझको बताऊंगी। माही ने पाखी को डांटते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने तो तुझे एक जरूरी काम के लिए फोन किया है, पाखी ने कहा। हाँ बोलो, माही ने कहा। वो आज डायरेक्टर रमेश मिश्रा अपनी नई फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। मैंने तेरे लिए भी सेकंड फीमेल लीड के लिए ऑडिशन फॉर्म फिल कर दिया है। तुमको 11 बजे ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचना है। पर पाखी बीच में ही कहते कहते रुक गई। पर क्या कोई प्रॉब्लम है? माही ने पूछा। हाँ वह इस मूवी में नेहा फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है। कपूर कॉर्पोरेशन ने इस फिल्म में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं और पीयूष ने भी इस फिल्म में नेहा के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट किया है। इसी कारण नेहा इस मूवी की फीमेल लीड है, वरना तो उसकी एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं जो वो रमेश मिश्रा जैसे बड़े डायरेक्टर के फिल्म में काम कर सकें। पाखी ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ये बात है, माही ने कहा। हाँ मुझे डर है कहीं नेहा तुम्हारे लिए फिल्म के सेट पर मुश्किलें पैदा ना करें, पाखी ने कहा। हाँ लेकिन उसकी वजह से मैं भाग तो नहीं सकती ना। अब मैं भी उन सबको सबक सिखाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, माही ने कहा। सच में माही, मैं तो कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी। वह तो तुम ही थी जो हर बार मना करती थी, अब मजा आएगा, पाखी में खुश होते हुए कहा। ठीक है फिर मैं 11 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगी, माही ने कहा। थोड़ी देर और बात करने के बाद माही ने फोन कट कर दिया। CH क्यूट। सच में माही, मैं तो कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी। वह तो तुम ही थी जो हर बार मना करती थी, अब मजा आएगा, पाखी में खुश होते हुए कहा। ठीक है फिर मैं 11 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगी, माही ने कहा। थोड़ी देर और बात करने के बाद माही ने फोन कट कर दिया। उसके बाद माही नीचे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। आर्यन जब बाथरूम से बाहर आया तब माही रूम में नहीं थी। उसने बेड पर देखा माही ने उसके लिए कपड़े निकाल रखे थे। वह तैयार होकर नीचे आ गया। माही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। वाइफी तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट है घर में ये सब करने के लिए, आर्यन ने कहा। हाँ मुझे पता है, पर मेरा मन कर रहा था आज खाना बनाने का, इसलिए मैंने बना लिया। आइए ब्रेकफास्ट करते हैं, माही ने कहा। आर्यन जाकर चेयर पर बैठ गया। माही ने ब्रेकफास्ट में पोहे, सैंडविच, सलाद और जूस बनाया है। वह आर्यन को नाश्ता सर्व करने लगी। खाकर बताइए कैसा बना है, माही ने कहा। आर्यन ने माही को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। अब मिसेज रजावत ने इतने प्यार से अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाया है, तो आप अपने हाथों से ही मुझे खिला भी दीजिए, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। माही आर्यन को चम्मच से पोहा खिलाने लगी तो आर्यन ने माही के हाथ को पकड़ लिया। मुझे चम्मच से नहीं, मेरी वाइफ के हाथ से खाना है। माही आर्यन की तरफ देख मुस्कुराने लगी।
और अपने हाथों से आर्यन को पोहे खिलाने लगी। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी वाइफ को इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है, आर्यन ने माही के हाथ पर किस करते हुए कहा। अभी तो और भी बहुत कुछ है जो आपको मेरे बारे में नहीं पता है, पर धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे। माही ने कहा। आर्यन ने माही के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा। फिर आर्यन भी माही को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, माही ने आर्यन को खाना खिलाते हुए कहा। तुमको मुझसे कुछ पूछने के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने माही की तरफ देखते हुए कहा। वो आज डायरेक्टर रमेश मिश्रा अपनी नई मूवी की सेकंड फीमेल लीड के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ ऑडिशन देने के लिए, माही ने आर्यन से पूछा। थोड़ी देर के लिए आर्यन ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह गौर से माही की तरफ देखने लगा। फिर उसने बड़े ही प्यार से माही के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, माही, तुमको किसी भी चीज के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो, जैसे तुम हमारी शादी के पहले जीती थी। मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ, सिर्फ कैद करके नहीं रखना चाहता। आर्यन की बात सुन माही ने आर्यन को कसकर गले लगा लिया। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, माही ने कहा। आर्यन बस माही के बालों को प्यार से सहलाने लगा। वैसे डायरेक्टर रमेश मिश्रा बहुत बड़े और टैलेंटेड डायरेक्टर, आर्यन ने कहा। माही आर्यन से दूर हुई और कहा, आप मेरी एक बात मानोगे क्या? हाँ बोलो, वाइफी का हुक्म सर आंखों पर, आर्यन ने शायराना अंदाज में कहा। वह आपका स्टेटस अभी मेरे स्टेटस से बहुत बड़ा है, जब तक मैं आपके बराबर नहीं आ जाती, आप जितनी काबिल और सक्सेसफुल नहीं बन जाती। मैं चाहती हूँ तब तक हम हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएं। हम दोनों दुनिया के लिए सिर्फ दो अनजान बनकर ही रहें। जब मैं बेस्ट एक्सेस का अवार्ड जीत लूंगी और आपके साथ खड़े रहने के काबिल बन जाऊंगी, तब हम खुद हमारे रिश्ते को सबके सामने अनाउंस करेंगे, माही ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। आर्यन ने पहले कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर उसने कहा, ओके, लेकिन मैं तो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि तुम मेरी वाइफ को मुझे स्टेटस बगैर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तुम एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाओगी तब मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा दुनिया को हमारे बारे में बताने से। ठीक है, माही ने आर्यन के दोनों गालों पर किस कर मुस्कुराते हुए कहा। ये देख आर्यन के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। चलो तुमको मैं ऑडिशन वेन्यू तक ड्रॉप कर दूं, आर्यन ने कहा। नहीं, अभी तो मुझे चेंज भी करना है और आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे फिर, माही ने कहा। वो मेरा ही ऑफिस है और मैं वहाँ का बॉस हूँ, अगर लेट भी हो गया तो कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाकर चेंज कर लो, आर्यन ने कहा। ठीक है, ये कह माही आर्यन की गोद से खड़ी होकर ऊपर रूम चली गई। 15 मिनट बाद ही माही चेंज करके वापस आ गई। उसने ब्लू जीन्स के साथ सिंपल वाइट टी शर्ट और हाई पोनी बना रखी थी। उसने अपनी मांग में लगे सिंदूर को बालों से छुपा लिया था ताकि कोई और ना देख सके। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आर्यन ने माही को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। आर्यन की बात पर माही के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। उसके बाद आर्यन और माही घर से निकल गए। CH सेंटलेस अनटाइटल्ड चैप्टर। आर्यन ने माही को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। आर्यन की बात पर माही के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। उसके बाद आर्यन और माही घर से निकल गए। थोड़ी ही देर में वो ऑडिशन वेन्यू पर पहुंच गए। आर्यन के ड्राइवर ने ऑडिशन वेन्यू से थोड़ी दूरी पर कार को रोक दिया ताकि कोई माही को आर्यन की कार में ना देख ले। ऑडिशन अच्छे से देना और ऑडिशन के खत्म होने के बाद मुझे मैसेज कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुमको लेने, आर्यन ने माही से कहा। ऑडिशन के बाद मैं पाखी और विधि के पास जाऊंगी उनसे मिलने, माही ने कहा। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, आर्यन ने कहा और माही के फोरहेड पर किया। उसके बाद माही कार से उतरकर वेन्यू की तरफ चली गई और आर्यन भी वहां से ऑफिस के लिए निकल गया।
जब माही वहां पर पहुंची तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस वहां पर पहले से ही ऑडिशन देने के लिए आई थी। उन सब ने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप और महंगी महंगी ड्रेस पहन रखी थी। उनके मुकाबले माही बहुत ही सिंपल दिख रही थी। माही का नंबर आने में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए वो वहां बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। ऑडिशन में 3 जज थे, उनमें से एक डायरेक्टर रमेश मिश्रा सुपरस्टार, अनिल महेश्वरी और एक फिल्म का प्रोड्यूसर था। अनिल महेश्वरी लड़कियों से कठोरता से बात करने के लिए इंडस्ट्री में फेमस है। डायरेक्टर रमेश मिश्रा टैलेंटेड लोगों को मौका देने वाले डायरेक्टर, उनको एक्टिंग की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक एक करके सारी एक्ट्रेसेस ऑडिशन के लिए अंदर जा रही थी, पर वापस आते टाइम सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जिसे देखकर बाहर बैठी लड़कियां आपस में बातें करने लगी। पर माही ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो बस अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। माही के आसपास बैठे लड़कियां माही की खूबसूरती से जल्दी रही थी। कैसे माही बिना मेकअप के इतनी सुंदर दिख रही है। थोड़ी देर बाद ही माही का नंबर आ गया। वो ऑडिशन रूम के अंदर गई। CH48 मस्तानी। माही के आसपास बैठे लड़कियां माही की खूबसूरती से जल्दी रही थी। कैसे माही बिना मेकअप के इतनी सुंदर दिख रही है। थोड़ी देर बाद ही माही का नंबर आ गया। वो ऑडिशन रूम के अंदर गई। ऑडिशन रूम में माही स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने अपने सामने बैठे तीनों जजेस को ग्रीट किया। रमेश मिश्रा, जो सुबह से अब तक ऑडिशन ले लेकर बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे, उनको अभी तक कोई भी एक्ट्रेस मूवी की सेकंड फीमेल लीड के लिए पसंद नहीं आई। अब तो वह अपनी उम्मीद भी लगभग हाल ही चुके थे। उनको मूवी में मस्तानी का कैरेक्टर बहुत पसंद था और उनको इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस को लेकर बहुत सी उम्मीदें भी थी। जब उन्होंने माही को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। माही को देख उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अपनी मूवी की सेकंड लीड मस्तानी को देख रहे हो। उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए माही से कहा, हेलो मिस माही, आप स्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट करने वाली है? मैं पेज नंबर 13 एक्ट करने वाली हूँ, माही ने कहा। माही की बात सुन अनिल महेश्वरी, जो कब से अपने फोन में बिजी था, उसने अपना सर उठाकर माही की तरफ देखा। माही को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्दी से छिपा भी लिया। पेज नंबर 13 स्क्रिप्ट का सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है। सभी एक्ट्रेस ने ऑडिशन के टाइम स्क्रिप्ट के आसान पार्ट को ही परफॉर्म किया था। पेज नंबर 13 का नाम सुन वहां बैठे तीनों जजेस को माही की परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, फिर आप अपनी एक्टिंग शुरू कर सकती है, रमेश मिश्रा ने कहा। माही ने एक्टिंग शुरू की। जब तक माही एक्टिंग कर रही थी, किसी ने भी अपनी नजरें माही से नहीं हटाई। माही का हर एक इमोशन, हर एक एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद माही ठीक से खड़ी हो गई, लेकिन वहां बैठे सभी लोगों को वापस प्रेजेंट में आने के लिए थोड़ा वक्त लगा। मुझे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। आपकी एक्टिंग एकदम परफेक्ट है और आपकी प्रेजेंस भी मस्तानी के कलेक्टर से मेल खाती है, रमेश मिश्रा ने माही से कहा। अनिल, तुम्हारा क्या कहना है? रमेश मिश्रा ने अनिल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, इनकी एक्टिंग इस रोल के लिए अच्छी है, अनिल ने कहा। वहां बैठे फिल्म के प्रोड्यूसर को भी माही की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। ओके देन माही, आप हमारी सेकंड फीमेल लीड के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर को आज साइन करेगी या फिर कल? रमेश मिश्रा ने पूछा। थैंक यू सर, मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दूंगी, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश मिश्रा को माही का नेचर बहुत पसंद आया। ठीक है, फिर आप आज कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दीजिए और मेरा असिस्टेंट आपको आगे की डिटेल भी बता देगा, रमेश मिश्रा ने कहा। मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद माही ड्राइवर के साथ राधा कृष्ण निवास चली गई। उसने आर्यन को भी मैसेज कर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में बता दिया। आर्यन उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था। जब उसके फोन में मैसेज की नोटिफिकेशन आई तो उसने अपने फोन को देखा, वहां पर वाईफाई नाम फ्लैश हो रहा है। वह फोन को उठाकर मैसेज चेक करने लगा। जब मीटिंग में बैठे बाकी लोगों ने देखा कि आर्यन, जो कभी मीटिंग के समय अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाता
और सबको मीटिंग के वक्त अपने फोन साइलेंट रखने के लिए कहता है। वह कैसे इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में अपने फोन में मैसेज पढ़ रहा है, उन सभी लोगों को ये देखकर काफी हैरानी हुई। ये बात उन सब के लिए नई थी। मैसेज पढ़कर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर मीटिंग में बैठे सभी लोग शॉक हो गए। मुझे पता था मेरी वाइफी सब कुछ कर सकती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे क्या तुम घर पहुंच गई हो? आर्यन ने माही को मैसेज कर पूछा। हाँ, अभी घर ही पहुंची हूँ। थोड़ी देर में ही पाखी और विधि भी आ जाएगी। माही ने कहा। ठीक है, फिर तुम जल्दी ही वापस घर आ जाना, मैं तुमसे दूर और नहीं रह सकता। आर्यन ने माही को रिप्लाई किया और वापस से मीटिंग को कंटिन्यू करने लगा। थोड़ी देर बाद ही पाखी और विधि भी राधा निवास आ गई। माही ने उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, जिसे जानकर वह दोनों ही बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ, अब मजा आएगा उस नेहा का, अब तो उसकी खैर नहीं। पाखी ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब हर एक चीज का हिसाब होगा, उन्हें अपनी गलतियों की सजा भी मिलेगी। माही ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा। ट्यूसडे को फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी है, वहां पर मेरा सामना नेहा से होगा, वह भी पूरे 5 सालों बाद, और शायद पीयूष भी वहां पर नेहा के लिए आ सकता है। माही ने कहा। पीयूष वह पागल आदमी, वो तो नेहा जैसी लड़की को बहुत ही मासूम और भोली समझता है। ऐसे बेवकूफ लोगों को अपना दोस्त बनाने से तो अच्छा है कि बिना दोस्त के ही रह ले इंसान। पाखी में थोड़े गुस्से में कहा। जब उसकी गलतफहमी दूर होगी तो वह भी नेहा से अपने आप ही दूर हो जाएगा। बाकी उसकी मर्जी, अगर वो खुद ही अपनी इच्छा से कुएं में गिरना चाहता हो। विधि ने कहा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, फिर कभी मिलते हैं। माही ने कहा। हाँ, कोई तुम्हारा बेसब्री से घर पर इंतजार कर रहा होगा ना। पाखी ने माही को आंख मारकर कहा। वैसे भी अभी इन दोनों की नई नई शादी हुई है, तो एक दूसरे से दूर रहना थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। विधि ने भी पाखी का साथ देते हुए कहा। माही ने उन दोनों की बातें सुनकर मुंह बनाकर कहा। ठीक है, तुम दोनों जितना चाहे मुझे छेड़ सकती हो, पर मेरा भी वक्त आएगा, तब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। कुछ देर बाद ऐसे ही आपस में मजाक मस्ती करने के बाद माही वापस से विला आ गई। पाखी और विधि भी अपने अपने घर पर चली गई। घर आने के बाद माही ने सोचा, क्यों ना आज वो डिनर बनाए। आज उसने अपनी पहली फिल्म को साइन भी किया है, उसका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। माही रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके बाद वो किचन में जाकर रात का डिनर बनाने लगी। आर्यन आज जल्दी ही घर वापस आ गया था। उसने अपना सूटकेस और कोट को सोफे पर रखा और वहां पर बैठ अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसको लगा माही अभी तक वापस नहीं आई है, लेकिन तभी उसे किचन में से कुछ आवाजें आई। वो उठकर किचन की तरफ चला गया। माही किचन में खाना बना रही थी। आर्यन दरवाजे से टेक लगाकर माही को देखने लगा। माही को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने उस तरफ देखा। आर्यन को देख उसने कहा, आप ऑफिस से वापस भी आ गए। CH49 माई स्वीट वाइफ। माही किचन में खाना बना रही थी। आर्यन दरवाजे से टेक लगाकर माही को देखने लगा। माही को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने उस तरफ देखा। आर्यन को देख उसने कहा, आप ऑफिस से वापस भी आ गए। आर्यन माही के पास गया और उसे पीछे से हग करते हुए कहा, जब घर में इतनी सुंदर वाइफ मेरा इंतजार कर रही हो तो ऑफिस से तो जल्दी आना ही होगा ना मुझे। आर्यन की बात सुन माही के गाल गुलाबी होने लगे। वैसे वाइफी, क्या तुमने आज मुझे मिस किया? मैंने तो आज ऑफिस में तुमको बहुत मिस किया, इसलिए ही तो मैं इतनी जल्दी घर पर वापस आ गया। आर्यन ने कहा। आप भी ना, अब आप जाइए और जाकर फ्रेश होकर आइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। माही ने आर्यन को खुद ही दूर करते हुए कहा। ओके। ये कहकर आर्यन ने माही के गाल पर किस किया और फ्रेश होने के लिए किचन से बाहर चला गया। माही भी डिनर को टेबल पर लगाने लगी। आर्यन के आने के बाद माही ने आर्यन की प्लेट में खाना सर्व किया। खाने को देखकर आर्यन ने कहा, क्या बात है, आज तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? कुछ सिंपल ही बना लेती। इन सब कामों से अपने आप को मत थकाया करो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो। वो आज मैंने मेरी पहली मूवी को साइन किया है, इसलिए ये सब मैंने सेलिब्रेट करने के लिए बनाया है।
माही ने खुशी के साथ कहा। आप टेस्ट करके बताइए सब कैसा बना है। माही ने कहा, मुझे तो तुमको टेस्ट करने का मन कर रहा है। आर्यन ने अपनी चेयर को माही के पास करते हुए कहा। आप भी चुपचाप खाना खाइए और बताइए कैसा बना है। माही ने आर्यन को घूरते हुए कहा, खाना अच्छा ही बना होगा, क्योंकि इसे तुमने जो बनाया है। ये कहकर आर्यन ने खाने का एक निवाला लिया। मैंने कहा था ना मेरी वाइफ बेस्ट है, आर्यन ने कहा और बहुत ही खुशी के साथ खाना खाने लगा। आमतौर पर आर्यन को जल्दी ही हर किसी के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए ही वह दुनिया के सबसे बेस्ट कुक को अपने घर पर खाना बनाने के लिए रखता है। लेकिन माही के हाथ में तो जैसे कोई जादू ही है। माही को भी आर्यन को इतनी खुशी के साथ खाना खाते देख बहुत अच्छा लगा। वह भी अपना खाना खाने लगी। ट्यूसडे को मूवी की ओपनिंग सेरेमनी है, मुझे वहां पर जाना होगा, माही ने कहा। हाँ, मैंने भी मूवी की सारी कास्ट और लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर ली है, और तुम मुझे हो सके तो एक बार स्क्रिप्ट दे देना, मैं उसको भी देख लूंगा, आर्यन ने कहा। ओके, वो रूम में ही पड़ी है, आप उसे देख लेना, माही ने कहा। खाने के बाद माही ऊपर अपने रूम में चली गई, बाकी का काम सर्वेंट ने कर लिया। माही जब रूम में आए तो आर्यन नहाकर व्हाइट टी शर्ट और लोअर में सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। माही बस आर्यन को ही एकटक देखे जा रही थी। ये कैजुअल कपड़ों में भी कितने ज्यादा हैंडसम लगते हैं ना, माही ने अपने मन में खुद से ही कहा। आर्यन को माही के आने का पता चल चुका था। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो माही बस उसे ही देखे जा रही थी। वह मुस्कुराते हुए सोफे से उठा और माही के पास गया। उसने माही को कमर से पकड़ उसके कान में कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, तुम जो चाहे वह कर सकती हो मेरे साथ, आर्यन ने ये कहा और माही को एक आंख मारी। आर्यन की बात सुन माही अपनी सोच से बाहर आई। आर्यन को अपने इतने करीब देखकर माही हड़बड़ा गई। वह मुझे नहाने के लिए जाना है, ये कहकर माही ने आर्यन को धीरे से धक्का दिया और उसे खुद से दूर किया। फिर जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर घुस गई। माही को इतनी जल्दबाजी में बाथरूम में जाता देख आर्यन को हंसी आने लगी। बाथरूम से बाहर आने के बाद माही जाकर बेड पर बैठ गई। आर्यन अभी भी लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। आप कब तक काम करोगे, अभी इतना लेट भी हो गया है और ऑफिस में भी तो आप काम ही करते हो, माही ने बेड पर पलाठी मारकर किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा। आर्यन ने अपना लैपटॉप बंद किया और माही के पास जाकर बेड से टेक लगाकर लेट गया। उसने माही के सिर को अपने सीने पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। तो मेरी छोटी सी वाइफ नाराज भी होती है, आर्यन ने माही के बालों पर किस करते हुए कहा। हाँ होती है, मुझे भी गुस्सा आता है, माही ने अपने गाल फुलाकर कहा और आर्यन से दूर जाकर लेट गई। अच्छा, अब से नहीं करूंगा इतना ज्यादा काम, अब गुस्सा छोड़ो ना बेबी पर, आर्यन ने माही को मनाते हुए कहा, पर माही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आर्यन अचानक से माही के ऊपर आ गया और इससे पहले माही कुछ समझ पाती उसके होठों पर प्यार से किस करने लगा। 5 मिनट बाद आर्यन माही से अलग हुआ। अब से तुम जब भी मुझसे नाराज होगी तब मैं तुमको ऐसे ही मना लूंगा, आर्यन ने अपनी आंखों को विंक कर माही से कहा। माही को शर्म आ रही थी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। आर्यन जाकर ठीक से बेड पर लेट गया और माही को खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके सिर को अपने सीने पर रखा और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में माही को नींद आ गई। आर्यन भी माही को बालों को सहलाते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह के बाद जब आर्यन की नींद खुली तब माही उसकी बाहों किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और बाथरूम में चला गया। आर्यन जब बाथरूम से बाहर आया तब माही उठ चुकी थी और बेड पर बैठ अंगड़ाई ले रही थी। गुड मॉर्निंग, आर्यन ने प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग, माही ने कहा और बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम से बाहर आने के बाद माही ने देखा आर्यन तैयार हो रहा है। जब आर्यन ने देखा माही बाथरूम से बाहर आ गई है तो वो माही के पास गया और बोला, माय स्वीट वाइफ, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं।
माही ने कंफ्यूजन में पूछा। आर्यन ने अपनी हाथ में पकड़ी टाई को माही के हाथ में रखा और मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। माही ने अपनी हाथ में रखी टाई की तरफ देखा और आर्यन के पास जाकर उसके शर्ट पर टाई बांधने लगी। इस वक्त माही और आर्यन एक दूसरे के बहुत करीब थे। माही का पूरा ध्यान सिर्फ टाई पर था, पर आर्यन तो माही के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने माही को कमर से पकड़ अपने एकदम से करीब कर लिया। अब उन दोनों बीच से हवा जाने तक की भी जगह नहीं थी। ये क्या कर रहे हैं आप? माही में टाई बांधते हुए कहा। मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा और अपने होठों को माही की गर्दन पर चलाने लगा। माही ने टाई को अच्छे से बांधा और फिर आर्यन से छूटकर बेड पर रखे आर्यन के कोट को उठाया और आर्यन को कोट पहनाने लगी। कोट पहनने के बाद आर्यन माही की तरफ घुमा और उसे कमर से पकड़कर कहा, ऑफिस जाना जरूरी थोड़ी ना है, आज रहने देता हूँ, मैं मेरा मन भी नहीं है। नहीं, आप ऑफिस जाइए, माही ने आर्यन को दूर करते हुए कहा। ठीक है, पर पहले मुझे अच्छी सी एक किस तो दे दो, आर्यन ने कहा और माही के होठों पर किस करने लगा। 15 मिनट की किस के बाद जब माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब आर्यन ने माही को छोड़ दिया। माही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब जाइए आप, वरना आप लेट हो जाएगा, माही ने कहा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आर्यन ने माही के माथे पर किस की और ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया। CH-50 कार रेसिंग। अब जाइए आप, वरना आप लेट हो जाएगा, माही ने कहा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आर्यन ने माही के माथे पर किस की और ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया। आर्यन के जाने के कुछ देर बाद ही माही के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। माही ने कॉल उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बड़ी, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमको मेरी याद आई है, क्या बात है? अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से और मजे में हूँ माही, पर आगे का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ तुमको। सामने से एक लड़के की आवाज आई। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, कहीं वीके ने तुम्हारी फिर से क्लास तो नहीं लगा दी? माही ने मजाक करते हुए कहा। हाँ सही कहा तुमने, पर वीके ने सिर्फ मेरी ही नहीं, हम चारों की क्लास लगाने के लिए हमें वापस बुलाया है और तुमको भी आने के लिए बोला है हमारे इंडिया वाले मेन अड्डे पर आज। काल के दूसरे तरफ वाले आदमी ने कहा। क्या? पर मुझे क्यों? मैंने तो कुछ किया भी नहीं रोनित, सच सच बताओ कुछ हुआ है क्या? मैंने तो इस बार कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं की है, फिर भी वीके ने मुझे क्यों बुलाया है? माही ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। वो तो मुझे भी नहीं पता कि वीके ने हम सबको इतने शॉर्ट नोटिस पर क्यों बुलाया है, पर मुझे विवेक भैया, तान्या तुमको और उस मोहित को ही बुलाया है उन्होंने, रोनित ने कहा। क्या उस चिपकू मोहित को भी हमारे साथ बुलाया है? पता नहीं इस बार वीके के दिमाग में क्या चल रहा है, माही ने कहा। वह सब तो मुझे नहीं पता, पर तुमको अभी यहाँ पर आना होगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है तुम्हारे यहाँ पर आने का, और तुम रात से पहले वापस अपने घर पर भी पहुँच जाओगी। बाकी सब लोग भी थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, रोनित ने कहा। ठीक है, मैं भी घर से थोड़ी देर में निकलती हूँ, माही ने कहा और कॉल कटकर जल्दी से चेंज करके कार लेकर विला से निकल गई। उसने पाखी को भी मैसेज कर बता दिया कि उसे इमरजेंसी में अभी तुरंत ही कहीं पर जाना होगा और अगर आर्यन उससे कुछ पूछे तो वह सब संभाल ले। माही ने पाखी को ये इसलिए बताया था कि अगर आर्यन पाखी से उसके बारे में पूछे तो पाखी सब कुछ संभाल ले और आर्यन को किसी भी प्रकार का उस पर शक ना हो। माही कार लेकर शहर से बाहर एक खाली मैदान में पहुंची। वहां पर पहले से ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। माही जल्दी से जाकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गई और पायलट से जल्दी से चलने के लिए कहा। कुछ समय बाद ही माही देहरादून में पहुंच गई। हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद माही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी। उसने देखा सामने एक कार खड़ी है, उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। उसकी एज लगभग 27 साल की होगी। उसने अपने बालों को स्टाइलिश तरीके से जेल से सेट कर रखा था। माही उस लड़के के पास आई और उस लड़के के पेट में एक मुक्का मारते हुए कहा, रौनित के बच्चे, इस बार अगर मैं किसी भी मुसीबत में फंसी तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ। यार माही, इन सब में मेरी क्या गलती? मैंने क्या किया है?
वीके को शायद कुछ काम है, इसलिए ही उन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। और कितनी जोर से मारा तुमने मुझको, रोनित ने अपने पेट में दर्द होने का नाटक करते हुए कहा। अगर सच में भी तुमको लगी है तो फिर भी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, माही ने कहा। तभी वहां पर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखा। एक लड़की रस्सी के सहारे उतरते हुए ऊपर से नीचे जंप लगा दी। उस लड़की ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक जैकेट और एक हाई पोनी बना रखी थी। वह बहुत ही प्यारी दिख रही थी। वह माही और रोनित के पास आ गई। क्या बात है तान्या, तुम तो इस बार बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रही हो। कहीं मेरे विवेक भैया ने तुमको प्रपोज तो नहीं कर दिया है मुझसे छिपकर, माही ने तान्या को छेड़ते हुए कहा। काश माही, तुम जो बोल रही हो वो जल्दी ही सच हो जाए, पर अभी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तान्या ने माही को गले लगाते हुए कहा। ऐसा ही होगा, मेरी तान्या दिखने में इतनी क्यूट और इनोसेंट सी है, कोई भी उसे पसंद कर ले। अब चाहे वह कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, पर है तो वह एक लड़की ही ना, माही ने रोहित को आंख मारते हुए कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तान्या ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, पर तुमको थोड़ा लेट पता चला, माही ने हंसते हुए कहा। 10 मिनट बाद माही ने कार के बोनेट पर बैठकर कहा, यार ये विवेक भैया भी ना कितना लेट करते हैं, अब हमें इतना वेट भी करना पड़ रहा है इनकी वजह से। तभी वहां पर एक और हेलीकॉप्टर आया। उसमें से एक हैंडसम सा लड़का, जिसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे और आंखों पर चश्मा लगा रखा था, हाथों में एक ब्लैक सूटकेस और 3 पीस ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उसकी उम्र लगभग 28 साल के करीब होगी। उस लड़के के वहां पर आते ही माही कार के बोनेट से उतरकर ठीक से खड़ी हो गई। जैसे ही वो लड़का माही के पास पहुंचा, उसने अपना सूटकेस रोनित के हाथ में दिया और माही के ऊपर अटैक कर दिया। माही भी पहले से ही अटैक के लिए तैयार थी। वह भी उसके साथ फाइट करने लगी। रोनित और तान्या दूर खड़े उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। उन दोनों का उनकी लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं था। फाइट करते हुए माही ने कहा, विवेक भैया, क्यों इस छोटी सी बच्ची के पीछे पड़े हुए हो? मैंने क्या बिगाड़ दिया है ऐसा आपका? तुमको किसने बोला था बिना बताए उस आर्यन से शादी करने के लिए? अब तुम भुगतो, विवेक ने माही से कहा। उस पर फिर से अटैक करने लगा। विवेक की बात सुन माही अपनी जगह पर ही रुक गई। विवेक ने देखा कि माही अब फाइट नहीं कर रही है तो वह भी रुक गया। बड़े भैया, आप मेरे डार्लिंग हस्बैंड को कुछ भी मत कहिए, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, माही ने शर्माते हुए कहा। माही को इस तरह से शर्माता देख विवेक का मुंह बन गया और तान्या रोनित को हंसी आने लगी। वही तान्या तो कब से विवेक को ही देखे जा रही थी। ये विवेक को भी पता थी, पर उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। पर हमारी माही ने तान्या को विवेक को प्यार भरी नजरों से देखते हुए देख लिया था। वैसे भी बड़े भैया, आप मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दीजिए और अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए, इससे पहले आप बूढ़े हो जाए और लड़कियां आपको भाव देना ही बंद कर दे, माही ने तान्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। माही की बात सुन तान्या के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी होने लगी। अब चलते हैं, वरना तुम्हारा आर्यन नहीं आएगा यहाँ पर तुमको वीके से बचाने के लिए, विवेक ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, पता नहीं इस बार वीके ने हम सबको क्यों बुलाया है, कहीं पिछली बार की तरह है मुझे सजा के तौर पर फिर से कहीं उस मोहित के साथ काम करने के लिए ना कह दे, माही ने रोनी जैसी शक्ल बनाकर कहा। माही की हालत देख सभी को माही के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। तुम लोग भी हंस लो मेरी हालत पर अभी, पर मैं भी वक्त आने पर तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, माही ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। चलो चलते हैं अब, रोनित ने कहा। हाँ चलो, हम सब रेस लगाते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं कुछ इंटरेस्टिंग किए हुए, माही ने खुशी के साथ कहा। सभी लोगों ने रेस करने के लिए हाँ कह दी। उसके बाद सभी अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल गए। उन चारों की ही कारें रोड पर फुल स्पीड में चल रही थी। सबसे आगे विवेक और माही थे। उन दोनों के बीच में अच्छा कंपटीशन चल रहा था। तान्या उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर थी और बेचारा विवेक तो सबसे पीछे था।
थोड़ी ही देर में वह सब लोग एक सुनसान जगह पर बने घर पर पहुंच गए। वहां पर चारों तरफ से पहाड़ और जंगल ही थे। माही सबसे पहले वहां पर पहुंची थी। वह सब कार से बाहर निकले। तुम लोग अभी भी मुझे कार रेसिंग में हरा नहीं सकते, माही ने हंसते हुए उन तीनों से कहा। तो क्या हुआ, ये सिर्फ एक कार रेसिंग ही तो है, रोनित ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, पर तुमको तो नहीं आती है ना कार रेसिंग भी अच्छे से, माही ने कहा। अब हमें अंदर चलना चाहिए, विवेक ने कहा। हाँ, पता नहीं इस बार क्या करने वाले हैं हमारे जिंदगी के जल्लाद, माही ने कहा। इस बार वीके कहीं मुझे बहुत टाइम के लिए किसी मिशन पर ना भेज दे, वैसे भी मेरी भी शादी करने की उम्र होने लग गई है, तान्या ने घबराते हुए कहा। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने, माही ने तान्या का साथ देते हुए कहा। वो सब तो हमें अंदर चलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा हमारे साथ, रोनित ने कहा। वह चारों उस घर के अंदर चले गए। घर का वाइट और ग्रे कलर के इटालियन फर्नीचर से इंटीरियर किया हुआ था। हॉल में सोफे लगे हुए थे। वह चारों जाकर सोफे पर बैठ गए। क्या बात है, लगता है वीके ने कंजूसी छोड़ दी है और पैसे खर्च करने लगे हैं। घर को तो देखो कितने मॉडर्न तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, वरना पहले तो ये किसी खंडर से कम नहीं लगता था, माही ने घर को चारों तरफ से देखते हुए कहा। हाँ, सही कहा तुमने, वरना मुझे तो पहले इस जगह पर आने से भी डर लगता था, तान्या ने कहा। वह चिपकू कहीं पर दिख नहीं रहा है, क्या बात है, लगता है वीके ने उस मोहित के बच्चे को यहाँ से कहीं दूर भगा दिया है। माही इससे पहले आगे कुछ और बोलती, पीछे से एक आवाज आई। किसे भगा दिया है यहाँ से, एक 25 साल के करीब लड़के ने माही से कहा, जो किचन की तरफ से आ रहा था। उस लड़के को देख माही ने स्माइल करने की कोशिश करते हुए कहा, वह मोहित, मैं तो कॉकरोच और छिपकली की बात कर रही थी। शायद उनको यहाँ से भगा दिया है, वीके ने है ना, रोनित में यही बोल रही थी ना तुमसे, माही ने रोनित को घूरते हुए कहा। इस वक्त माही की हालत देखकर तान्या को खूब हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हम छिपकलियों और कॉकरोचेस की ही बात कर रहे थे, रोनित ने माही का साथ देते हुए कहा। वैसे माही, तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने क्यों किसी और से शादी कर ली? मुझ में क्या बुराई थी? तुमको मैं नहीं दिखा क्या पहले शादी करने के लिए? मोहित ने उदास होते हुए कहा। मोहित, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तुम बहुत अच्छी लड़की को डिजर्व करते हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की, माही ने मोहित को मनाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ माही, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा होने वाला पति कैसा है। मुझे तो नहीं लगता वह मुझसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट होगा, मोहित ने मुंह बनाकर कहा। वह सच में तुमसे ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और स्वीट है, माही ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा। माही की बात सुन मोहित का मुंह बन गया। वैसे मोहित, तुम कब आए? रोहित ने पूछा। मैं तो सुबह ही यहाँ पर आ गया था, वो तो तुम लोग ही लेट हो, मोहित ने सोफे पर बैठते हुए कहा। वैसे क्या तुमको पता है वीके ने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? तान्या ने पूछा। नहीं, मुझे भी नहीं पता कि हम सबको क्यों बुलाया है यहाँ पर, मोहित ने कहा। तुमको भी नहीं पता? अब पता नहीं क्या होने वाला है, माही ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा। इतनी भी टेंशन मत लो, बरखुरदार एक आवाज चारों तरफ हॉल में गूंजने लगी। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।